हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यूट बॉडीगार्ड की आगे की कहानी को। तो जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जहाँ लास्ट सीन में हमने देखा था कि रैंग और सिग्जिंग छुपते छुपाते हुए चीफ के लोगों से घूम रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें फिर ये पता चलता है कि उसी होटल में एक वेडिंग शूट चल रहा है। वो दोनों भी फिर उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं ताकि वो चीफ के लोगों से बच सकें। और यहाँ पे हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सिग्जिंग को तो ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन रैंक को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फोटोग्राफर उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि अगर मैंने एक भी पिक्चर मिस की तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी मेरे साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। फिर ये सारा झमेला खत्म होने के बाद सिग्जिंग और रैंक दोनों जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तो सामने उन्हें आखिरकार चीफ के आदमी पकड़ ही लेते हैं और उनका इतनी सारी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ होता है। सिग्जिंग भी फिर वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड होने का फर्ज निभाती है और सबको मार्शल आर्टिस्ट स्टाइल में एकदम बहुत ही अच्छे से मजा चखा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रैंक के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो अपने लोगों को उन्हें मारने से रोक लेते हैं। वो रैंक को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं और साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि सिग्जिंग के साथ में ऐसे उसके घर पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट रैंक भी तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था ना, और वो भी उनसे कह रहा होता है कि मैं खुद से तो आपके साथ जा नहीं सकता और अगर आप चाहते तो आप मेरे साथ में जबरदस्ती कर सकते हैं। और लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये न्यूज कल जब मीडिया में आएगी तो इससे आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। बेचारे ग्रैंडफादर भी क्या ही करते, वो भी वहाँ से फिर चुपचाप चले जाते हैं ताकि उनकी कंपनी यानी कि गो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब ना हो। फिर रात के टाइम पे रैंक सिग्जिंग के पास आकर उसे वेडिंग शूट की सारी फोटोज दिखाने लग जाता है। साथ ही वो कहता है कि इसमें सारी फोटोज तो हैं, लेकिन इसमें स्टिल एक फोटो मिसिंग है जो कि ब्राइड और ग्रूम के किस की फोटो है। और वहाँ फिर वो उसको किस करने लग जाता है। सिग्जिंग उसे रोकना तो चाहती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। जहाँ पर तभी मॉम भी उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेती हैं और वो फटाक से भागकर रूम में जाकर ये सारी बातें डैड को बताने लग जाती हैं। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि रैंक तो वैसे इनको काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन सिग्जिंग और रैंक उन दोनों का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो इसलिए वो लोग साथ में नहीं हो सकते हैं। वो ये सारी बातें करी होती है बट डैड तो तब तक सो चुके थे, तो उन्होंने तो मॉम की कोई बात सुनी ही नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ हम रैंक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आज उसने पहली बार सिग्जिंग को किस जो किया था। बट हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो अपने आप पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मुझे ये अचानक से क्या हो गया है, मुझे रैंक को पंच मारना चाहिए था और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग रैंक डैड के साथ में वॉक पर जा रहा होता है और वहाँ सिग्जिंग बार बार रैंक से छुपने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। और जैसे ही रैंक और डैड बाहर जाते हैं तो मॉम बहाने से सिग्जिंग से बात करने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे कहती हैं कि उन्होंने रात को सिग्जिंग और रैंक को आपस में किस करते हुए देख लिया था। वो उससे ये भी कहती है कि मुझे रैंक बहुत ज्यादा पसंद है और वो हम सबका बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखता है। यहाँ तक कि उसने बहुत सारा सामान किचन में लाकर रखा हुआ है ताकि मॉम को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सिग्जिंग फिर मॉम को समझाते हुए कहती है कि जैसा वो सोच रही हैं उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो किस उनसे गलती से हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रैंक भी डैड से ये पूछ रहा होता है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई लड़की हमें लाइक करती है या नहीं तो ये बात हमें कैसे समझ में आएगी। डैड भी फिर उसे बहुत सारे आइडियाज दे रहे होते हैं, लेकिन वो तो ये जानते नहीं थे कि रैंक उन्हीं की बेटी यानी कि सिग्जिंग की बात कर रहा है। डैड को तो यही लग रहा था कि शायद रैंक मिस बाई को पसंद करता है और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए पूछ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि रैंक और सिग्जिंग की वो डांस पार्टी वाली फोटोज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही वो ये भी बोल रहे होते हैं कि सिग्जिंग और रैंक साथ में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं हो सकते क्योंकि उनके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चेंज है। जिसके बाद वो वहाँ पर मिस बाई को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैच मेरे ग्रैंडसन के साथ में हो और शायद तुम भी ऐसा ही चाहती हो, तो तुम्हें फाइट बैक जरूर करना चाहिए और हर हाल में रैंक को यहाँ पर वापस लेकर आना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ प्लान जरूर करना पड़ेगा। रैंक भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और इसलिए वो सेक्रेटरी को बुलाकर उसे पूछता है कि वो सिग्जिंग से उसका लव कन्फेशन आखिरकार कैसे बाहर निकलवाए। सेक्रेटरी भी उसे फिर बहुत सारे आइडियाज देने लग जाता है और साथ ही वो कहता है कि लड़कियों को दूसरी गर्ल से बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। रैंक भी सेक्रेटरी के साथ में मिलकर प्लान करता है और अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड
जोई के पार्क में इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। साथ में वो जिंगजिंग को भी लेकर जा रहा होता है। प्लान के अकॉर्डिंग ही सेक्रेटरी भी जिंगजिंग के सामने जोई की बहुत ज्यादा तारीफ रैंक से कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे रैंक नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पे तो हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होती है और उल्टा वो हंसने लग जाती है। जैसे ही वो लोग जोई के पास पहुंचते हैं तो जोई रैंक से मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन रैंक बीच में ले आता है जिंगजिंग को, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि उसे लड़कियों से एलर्जी है जिंगजिंग को छोड़कर। वहाँ पर पार्क में एक लवर्स पॉइंट भी था, जहाँ पर सारे लवर्स को अपने हैंड प्रिंट लगाने थे। जिंगजिंग को जेलस करने के लिए रैंक जोई के साथ में वहाँ पर अपना हैंड प्रिंट लगा लेता है। ये सब कुछ देखकर तो कहीं न कहीं जिंगजिंग को थोड़ा बहुत अजीब फील भी हो रहा होता है। जैसे ही वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जोई ने रैंक का सारा फेवरेट खाना बनाया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए था। रैंक वहाँ पर थोड़ा सा खाना टेस्ट करके सारा खाना जिंगजिंग की तरफ पास कर देता है और वो भी भुक्कड़ों की तरह सब कुछ खाने लग जाती है। और इनफैक्ट वापस आते टाइम फ्राइड राइस की स्पेशल रेसिपी भी अपने साथ में ले आती है, ताकि वो डैड से बनवा के उसे खा सके। और ये सब कुछ देख देख के तो रैंक काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, क्योंकि उसका सारा प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका था और इसलिए सारा गुस्सा वो सेक्रेटरी पर ही निकाल रहा होता है। घर आने पर रैंक बहुत सारी उटपटांग हरकतें करने लग जाता है, जिससे कि वो बीमार हो जाए और जिंगजिंग उसकी केयर करने के लिए आए। जैसे तो पहले वो चाकू से स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार बन जाएगा और इसलिए वो ऐसा नहीं करता। बारिश भी नहीं होने वाली थी तो इसलिए वो ठंडे पानी से नहा लेता है और ये बात जिंगजिंग को भी पता चल जाती है, तो वो उसे डांटने लगती है। जहाँ वो उसे ये कहता है कि मान लो कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देख रही हो, लेकिन जिंगजिंग सीधा उसकी इंसल्ट करते हुए ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारे तो 6 एब्स भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों ही छुप छुप के देखूंगी। जो बात हमारे हीरो के दिल पर बहुत ही बुरी तरह से लग जाती है और फिर वो जाता है फटाफट से वर्कआउट करने लग जाता है और बिना ब्लैंकेट के ही सो जाता है, ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन रैंक की तो तबीयत खराब होने का नाम ही नहीं ले रही होती है, तो इसलिए सेक्रेटरी लेकर आता है हीट पैड और वो लोग फेक फीवर का नाटक करने लग जाते हैं। जिंगजिंग वहाँ पर आती है, उसे चेक करती है और वो उसकी काफी ज्यादा केयर करने लग जाती है। ये देखकर रैंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रैंक के कहने पर फिर जिंगजिंग वो स्पेशल फ्राइड राइस भी बनाने लग जाती है, जिसकी रेसिपी वो जोई से लेकर आई थी। लेकिन हमारी हीरोइन ने आज से पहले कभी कुक किया ही नहीं था, तो इसलिए वो फ्राइड राइस बहुत ही बेकार बनाती है। लेकिन रैंक तो यहाँ पर यही सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि जिंगजिंग ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया है और वो प्यार प्यार में सारा ही खा जाता है। जहाँ पर पहले तो उसकी तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन बाद में ये सब कुछ करने के बाद बेचारे की तबीयत सच में खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन का बिल देख के जिंगजिंग को भी पता चल जाता है कि ये सारा प्लान सेक्रेटरी और रैंक का था और उन दोनों ने मिलकर जिंगजिंग को बेवकूफ बनाया है और हीटिंग पैड का यूज किया है। वो जाकर सीधा रैंक से लड़ने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। जहाँ पर तभी जिंगजिंग की वो मनी बोरो करने वाली और 5 साल तक रैंक का बॉडीगार्ड बनकर उसका उधार चुकता करने वाली वीडियो मॉम के पास गलती से सेंड हो जाती है और मॉम भागते हुए सीधा रैंक के रूम पे आती है और उसको बोलती है कि अच्छा, रैंक का उधार चुकता करने के लिए ही तुम खुद को सेल कर रही हो और इसीलिए शायद रैंक ने भी तुमको किस किया था। और ये सुन के तो भाई डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दोनों फिर अपनी ओवर एक्टिंग से रैंक को मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। डैड को तो यही लग रहा था कि जब रैंक मिस बाई को लाइक करता है तो फिर उसने उनकी बेटी जिंगजिंग को किस क्यों किया। और यहाँ पर फिर रैंक भी उन्हें यही समझा रहा होता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और वो मिस बाई को नहीं बल्कि सच में जिंगजिंग को ही लाइक करता है। मामला थोड़ा सा शांत हो जाता है और जब वो सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तब मॉम वहाँ पर जिंगजिंग को बहुत डांट रही होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपनी हरकतों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि रैंक एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने हमेशा हम सब लोग की हेल्प की है। लेकिन डैड तो कुछ ज्यादा ही टेंशन फ्री होकर मस्त खाने में लगे हुए थे, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपनी ओवर एक्टिंग से पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। मॉम के ये कहने पर कि तुम्हें भी रैंक का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सारे फर्ज को अच्छे से निभाना चाहिए, वो रैंक के लिए ऊपर खाना लेकर जाती है। लेकिन रैंक की तबीयत तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए भी बोल रहा होता है। लेकिन जिंगजिंग को तो यही लग रहा था कि वो शायद अभी भी उसे हीटिंग पैड का यूज करके उसे बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वो वहाँ से सीधा निकल जाती है। डोरबेल बजती है। सारा और सेक्रेटरी वहाँ पर आए हुए थे, जो कि जिंगजिंग को ये बताते हैं कि रैंक ने उन्हें कॉल करके बुलाया है ताकि वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके, क्योंकि जिंगजिंग उनकी बात नहीं सुन रही थी। हॉस्पिटल जाने के बाद जिंगजिंग को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि रैंक सच बोल रहा था और अगर उसने पहले उसकी बात सुन ली होती तो बेचारे रैंक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। रैंक को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो ये देख रहा होता है कि जिंगजिंग उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रही है।
साथ ही सेक्रेटरी से जिंगजिंग को ये भी पता चल जाता है कि बचपन में ही रैंग के मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे। ग्रैंडफादर ज्यादातर ही काम में बिजी रहते थे, तो इसलिए बचपन से ही रैंग को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है और इसलिए वो काफी ज्यादा अकेला है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो जिंगजिंग को बहुत ही ज्यादा सिंपैथी रैंग के लिए होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि पड़ोस के ही एक अंकल ने मॉम को ये बता दिया था कि रैंग के ग्रैंडफादर सूट बूट में बहुत सारे लोगों के साथ में आए थे और वो रैंग को अपने साथ में लेकर जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर जिंगजिंग ने उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की और जिंगजिंग को बचाने के लिए वो तो उनके पीछे अपना कुत्ता ही छोड़ने वाले थे। ये सारी बातें करते हुए मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि रैंग और जिंगजिंग दोनों ही डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं और रैंग बहुत ही हाई क्लास है और उसकी ग्रैंडफादर जिंगजिंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ पर तभी मिस फाई भी आ जाती है और वो जब रैंग सो रहा होता है तो वो जाकर सीधा जिंगजिंग से मिलती है और उसे सारी चीजें समझा रही होती है कि रैंग एक हाई क्लास फैमिली में पला बड़ा है और इसलिए उसे जिंगजिंग और उसकी फैमिली में रहने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी और इसीलिए उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो गई होगी और उसे यहाँ का खाना भी अच्छे से पच नहीं पा रहा होगा। वो रैंग के लिए क्वालिटी फूड भी लेकर आई थी। साथ ही वो जिंगजिंग को ये भी रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही होती है कि जिंगजिंग और रैंग दोनों का स्टेटस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो वो लोग साथ में नहीं हो सकते हैं। जिंगजिंग का ब्रेन वॉश करने के बाद जब मिस फाई वहाँ पर जाती है तो मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो भी जिंगजिंग को यही समझा रही होती है कि रैंग और जिंगजिंग आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, तो इसलिए उन्हें सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए, वरना बाद में जिंगजिंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी और हर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी को होगा। फिर जैसे ही रैंग को होश आता है तो जिंगजिंग उसके रूम में बहुत सारी मेडिसिन लेकर जाती है और साथ में बहुत सारा फूड भी लेकर जाती है जो मिस फाई उसके लिए लेकर आई थी। जहाँ पर हमारा हीरो तो यही सोच रहा होता है कि शायद जिंगजिंग अब उसके लव को एक्सेप्ट कर लेगी है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जिंगजिंग उसे यहाँ पर ये बोलकर जाने लग जाती है कि वी आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, तो हमें एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए और स्नो में जाकर घूमने लग जाती है, जहाँ पर वो रैंग के साथ में बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन को फिर से गुस्सा आता है रैंग के ऊपर और वो जाके उसे डांटने लग जाती है, क्योंकि रैंग ने अपने अकाउंट के सारे पासवर्ड और सारा कैश भी उसके साथ में शेयर किया हुआ था और साथ ही वो कह रहा था कि तो हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो गए हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन जिंगजिंग तो उसके ऊपर उल्टा ही गुस्सा कर रही होती है कि हम दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप में हुई है, तो इसलिए तुम यहाँ पर रह नहीं सकते हो और यहाँ से तुम चले जाओ। रैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सीधा सारा से जाके मिलता है और सारा भी उल्टा उसी पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बस यही होप कर रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह ना हो। किसी भी लड़के के सामने अगर तुम पैसों का धौंस जमाओगे तो ऑब्वियसली वो तो बुरा मान ही जाएगी, और अगर तुम सच में जिंगजिंग को प्यार करते हो तो तुम्हें खुद को उसके अकॉर्डिंग और उसके एनवायरनमेंट में डालना होगा और यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। रैंग भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसने यूएसए में अपनी पढ़ाई की थी और वो काफी ज्यादा माइंडेड भी था और इसलिए वो सोचता है कि जिंगजिंग के साथ में वो उसके आस पड़ोस के सारे लोगों की भी हेल्प करेगा और जितना हो सकेगा वो उन सबको डेवलप करने की कोशिश भी करेगा और वहाँ पे खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व करने लग जाता है। सबसे पहले रैंग सेक्रेटरी को जिंगजिंग के मॉम के सैलून में भेजकर उनसे 50 वीआईपी कार्ड्स को खरीद लेता है, ताकि वो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को यही कार्ड्स फ्री में दे सके, जिससे कि उनका पार्लर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। जिंगजिंग की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मोहल्ले के डांसिंग स्कूल को रैंग ने ईयरफोन लेकर दिए हुए होते हैं ताकि शोर भी ना हो और सारे बच्चे आराम से डांस प्रैक्टिस भी कर सके। जिंगजिंग और डैड ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सब लोग उसके डैड को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनका गेस्ट यानी कि रैंग इन सब की इतनी ज्यादा हेल्प जो कर रहा था। और साथ ही चाय वाली आंटी का भी बिजनेस रैंग ने ऑनलाइन ही सेट करवा दिया था, जहाँ पर हमेशा डिलीवरी बॉयज का रश लगा रहता था। डैड का मार्शल आर्ट का बिजनेस जो कि अब शायद पूरी तरह से ठप हो चुका था और उसे भी रैंग ने चला दिया था। रैंग ने उसकी इतनी ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग की थी कि उसके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने लग गई थी, यहाँ तक कि वो खुद भी डैड से मार्शल आर्ट सीखने लग जाता है। रैंग हर तरह से अपने आप को जिंगजिंग के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सारे काम कर रहा होता है जो कि ये नॉर्मल लोग किया करते हैं। मॉम और डैड तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और कहीं ना कहीं हमारे हीरोइन का भी दिल पिघलने ही लग गया था, क्योंकि रैंग हर टाइम मोहल्ले के लोगों की हेल्प के लिए जो तैयार रहता था। मॉम और डैड तो रैंग और जिंगजिंग की शादी की प्लानिंग करने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब तो हम इन दोनों के बच्चे ही खिलाएंगे। रैंग बेचारा बहुत ज्यादा काम करता था और इसलिए वो थक हार कर सोफे पे चेयर पे जहाँ भी उसे जगह मिलती थी वहीं पर सो जाया करता था।
जिंगजिंग का हाथ पकड़ के वो उसे कहता है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो क्या तुम अब मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं। जिंगजिंग उसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जहाँ भी जिंगजिंग जाती होती थी सब लोग वहाँ पर रैंग की तारीफ उसे करने लग जाते थे और हमेशा उसको बोलते थे कि रैंग एक हीरा है और जिंगजिंग को उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारी हीरोइन भी रैंग के प्यार में धीरे धीरे पिघल ही रही होती है कि जहाँ पर तभी उसके सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। जब चीफ के लोग आते हैं और सीधा उठाकर जिंगजिंग को ग्रैंडपा के सामने ले जाते हैं और ग्रैंडफादर भी उसे कहते हैं कि हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, हम चाहते हैं कि रैंग हमारे पास वापस आ जाए और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, जो भी तुम्हारी कीमत है तुम मुझे बता सकती हो। जिंगजिंग को सोचने का टाइम देकर वहाँ से जाने से पहले वो अपने बंदूक को अच्छे से समझा देती है कि ये मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए इसे संभल के रहना। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड को पता चल गया था कि जिंगजिंग घर से गायब हो गई है और जैसे ही रैंग वहाँ पर आता है वो लोग उसे भी जिंगजिंग के गायब होने के बारे में बता देते हैं। जहाँ पर तभी वो चाय वाली आंटी आती है और फिर वो कहती है कि कुछ सूट बूट वाले लोग आए थे जो कि जिंगजिंग को अपने साथ में उठाकर ले गए हैं। जब रैंग को ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि ये सब कुछ उसके दादाजी ने ही करवाया है और वो मॉम डैड को बोलता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं जिंगजिंग को वापस ले आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन दादाजी के बंदों की एकदम मस्त तरीके से धुलाई कर रही होती क्योंकि वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे और वो तो बस वहाँ से जाना चाहती थी। रैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मार पिटाई की आवाज सुनकर वो भी जिंगजिंग के पास जाकर फिर उसको रोकते हुए वाटर पाइप लेकर सबके ऊपर पानी डालने लग जाता है। जहाँ पर तभी दादाजी भी पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बस ये देखकर ही खुश हूँ कि एटलीस्ट जिंगजिंग की वजह से मैंने तुम्हारी शक्ल तो देखी और तुम यहाँ पर भले ही अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आए हो लेकिन तुम यहाँ पर आ तो गए हो। जहाँ पर चीफ भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि रैंग और जिंगजिंग के बीच में कितना ज्यादा प्यार है, क्योंकि रैंग वहाँ पर सबसे कह रहा होता है कि जिंगजिंग को अगर एक खरोच भी आए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जो कि एकदम हीरो स्टाइल में होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लोगों के टच से बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लेकिन इस पूरी दुनिया में जिंगजिंग ही एक ऐसी लड़की है जिसके फिजिकल टच से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, जिसका साफ मतलब यही है कि जिंगजिंग और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। फाइनली हमारी हीरोइन का दिल भी यहाँ पर पिघल गया था क्योंकि वो दादाजी और बाकी सबसे बोल रही होती है कि जब वो पहली टाइम रैंग से मिली थी फर्स्ट टाइम, वो उस टाइम पे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि रैंग उस टाइम पर एक पैम्पर्ड बॉय था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो भरी हुई थी और वो समझता था कि सारा काम पैसों से ही हो सकता है और पैसे ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रैंग ने उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया है और वो अब उनके माहौल में भी ढलने लग गया है और इसलिए जिंगजिंग अब खुद को रोक नहीं पा रही है कि वो रैंग को प्यार ना करे। जहाँ पर तभी हमारे हीरो की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि जिंगजिंग उसे यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही होती है। दोनों के बीच में एक क्यूट सी किस होती है जहाँ पर तभी मिस पाई भी आती है और वो भी ये सब कुछ देख लेती है। दादाजी तो यही सोच रहे होते हैं कि वो तो इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट करना चाहते थे और यहाँ तो उनके चक्कर में जिंगजिंग ने रैंग को हाँ ही बोल दी है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस पाई ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है जहाँ वो उनसे कह रही होती है कि रैंग को तो जिंगजिंग का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि उसे सच में उससे कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये सुनने के बाद तो दादाजी मिस पाई पर ही गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं जो कि साथ में पार्क में घूमने गए होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ पर तभी क्यूट सा बच्चा आकर रैंग के पीछे झुकने लग जाता है। जहाँ पर जिंगजिंग ये नोटिस करती है कि रैंग की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई है क्योंकि लोगों के छूने से अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वहीं फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस पाई बेचारी लेडी देवदास बनी हुई थी और वो शराब पे शराब पिए जा रही थी एक क्लब में बैठे हुए। जहाँ पर तभी एक बंदा कर उन्हें छेड़ने लग जाता है, लेकिन हमारा दूसरा हीरो यानी कि हैन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और इसलिए वो उस बंदे को वहाँ से भगा देता है। हैन भी फिर वहीं पर बैठ जाता है जहाँ मिस पाई उससे बोल रही होती है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हो, जिंगजिंग और रैंग को अलग करने में मेरी मदद करोगे क्या। जहाँ पर हैन बोलता है मैं उन्हें सेपरेट तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ में बैठ के ट्रिक जरूर कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग शॉपिंग करते हुए बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस खरीद लेती है और जब उन्हें खोल रही होती है तो वही बच्चा आकर उन्हें तंग करने लग जाता है। रैंग भी उस बच्चे के साथ में खेल रहा होता है और साथ ही जिंगजिंग फिर उससे कहती है कि शायद अब तुम्हारी बीमारी बहुत हद तक ठीक हो रही है क्योंकि तुम सबके साथ में धीरे धीरे इंटरेक्शन कर पा रहे हो।
जहाँ पर रैंक भी उसे बताता है कि बिजनेस के दौरान उसे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ग्रैंडफादर तो उसकी ये बात समझते ही नहीं थे। वो तो हमेशा गू की बीमारी को उसका बहाना ही मानते थे और इसलिए वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। और यही मेन कारण था कि वो गो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभालना तो चाहता था लेकिन अच्छे से संभाल नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ मिस पाई ने बहुत ज्यादा पीली होती है तो वो तो सही से चल भी नहीं पा रही थी और इसलिए हैन फिर उन्हें होटल रूम में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर फिर मिस पाई से ग्लास टूट जाता है, उनके पैर में चोट लग जाती है। हैन फिर उनकी मरहम पट्टी कर रहा होता है, साथ ही वो उन्हें प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। मिस पाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और इसी चक्कर में वो हैन को फर्स्ट किस भी कर लेती है, लेकिन हैन फिर उन्हें वहीं लिटाकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मॉम डैड को भी पता चल गया था कि अब जिंग जिंग और रैंक साथ में है और तो इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो भी अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर तभी रैंक और जिंग जिंग भी आ जाते हैं। मॉम डैड ये बहाना करने लग जाते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे को मसाज दे रहे थे क्योंकि उनकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन हमारे हीरो हीरोइन भी छोटे बच्चे तो थे नहीं और इसलिए वो सब कुछ समझ रहे थे। जिंग जिंग और रैंक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और मॉम डैड उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि उनके बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और इसलिए मॉम जाकर फटाफट से गो हग करने लग जाती हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि मॉम के छूने से भी रैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन डैड तो भाई डैड है और इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता होने लग जाती है। रैंक और जिंग जिंग के रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन स्टिल उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि उन्हें ज्यादा एक दूसरे से चिपकना नहीं है और रात को एक दूसरे से दूर रहना है। फिर वो दोनों डैड की बातें मानकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। दोनों मैसेज करने का भी सोचते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि काफी रात हो गई है। फिर जैसे ही वो दोनों गेट खोलते हैं तो उन्होंने साथ में गेट खोला था और फिर यहाँ वो बहाना बनाने लग जाते हैं कि उन्होंने अभी तक ब्रश नहीं किया और इसलिए वो ब्रश करने जा रहे हैं। वापस से गेट बंद करने के बाद दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जिंग जिंग रैंक को बताती है कि उसे राइस नूडल बहुत ज्यादा पसंद है। फिर दोनों को भूख लगने लग जाती है खाने की बातें करते हुए और इसलिए वो दोनों साथ में किचन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन डैड वहाँ पर छुपकर उन पर पहरा रख रहे होते हैं और वो तभी उनको अपने नकली वेपन से आके डराने लग जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं मैं भी तुम लोगों का बाप हूँ और मुझसे अब कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना, मुझे सारी ट्रिक्स पता है, क्योंकि जिंग जिंग तुम्हारी मम्मा भी ऐसे ही नाना जी से झूठ बोलकर मुझसे छुप छुप कर मिलने जो आया करती थी। फिर उन दोनों को वहाँ से भगाकर वो मैट डालकर वहीं पर पहरा देने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम मिस पाई को देखते हैं जो कि अब सोकर उठ चुकी थी और उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था। वहाँ पर हैन ने उनके लिए बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन वो नो थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये बात हैन को काफी ज्यादा अजीब भी लगती है। सुबह होते ही जिंग जिंग भी भागते हुए नाश्ता करने के लिए राइस नूडल खाने के लिए वो नुक्कड़ की शॉप पर जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शॉप की ओनर का पुराना दोस्त जो कि कोई और नहीं बल्कि रैंक के ग्रैंडपा ही थे, वो वहाँ पर राइस नूडल खाने के लिए आए हुए थे। जिंग जिंग बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि दादाजी भी ये सब कुछ खाते हैं, जहाँ पर राइस नूडल का सिर्फ अभी एक ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, तो इसलिए जिंग जिंग उसे शेयर करने के लिए दादाजी के साथ में बैठ जाती है, उनसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। जिंग जिंग की इतनी सारी बातें सुनकर और ये जानकर कि जिंग जिंग रैंक को ग्रैंडपा से भी ज्यादा जानती, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। साथ ही वो सोच रही होती है कि इस लड़की में कुछ न कुछ बात तो जरूर है जो रैंक इस पे इतना ज्यादा लड्डू है। साथ ही फिर वो दादाजी को ये भी समझा रही होती है कि आपको रैंक को प्यार से समझाना चाहिए तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा। नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारा खाना लेकर रैंक के लिए भी गई हुई होती है कि लेकिन तभी मॉम डैड को ये पता चलता है कि जिस घर में वो लोग 10 सालों से रेंट पे रह रहे हैं और उनकी इतनी सारी यादें हैं, वो घर उनसे किसी ने खरीद लिया है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि मिस पाई है। और ऐसा उसने दादाजी के कहने पर ही कहा था और मिस पाई वहाँ पर आकर उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लग जाती है कि ये घर उन्हें एक हफ्ते में ही खाली करना है। मॉम तो इतनी ज्यादा मासूम है कि वो तो उससे यही बोल रही होती है कि तुम रैंक की दोस्त हो तो तुम्हें तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। रैंक भी फिर वहाँ पर आता है और वो सब कुछ समझ आता है कि ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि दादाजी ने ही किया है। वो फिर मिस पाई से बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम तो मेरी दोस्त हो और तुम मुझे अच्छे से समझती भी हो, तो फिर तुम दादाजी को क्यों नहीं समझाती हो। लेकिन मिस पाई दादाजी को आखिरकार क्यों ही समझाती, क्योंकि वो भी तो जिंग जिंग और रैंक को अलग ही करना चाहती है। जहाँ वो रैंक से कहती है कि वो दादाजी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है और वो क्या चाहते हैं ये तो तुम जानते ही हो।
रैंक फिर अंदर जाकर मॉम डैड और सिंग को सॉरी बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही उनको घर खाली करना पड़ रहा था। लेकिन मॉम डैड तो इतने ज्यादा स्वीट हैं कि वो तो उसे उल्टा ही बोलने लग जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए सिंग और तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वैसे भी हम लोग हमेशा से ही रेंट पर रहते हुए आए हैं और हमारा तो कोई पर्सनल ठिकाना भी नहीं है, और इसलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पर तभी सिंग छुपते छुपाते हुए फिर से दादाजी से राइस नूडल वाली शॉप पर मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे सबसे पहले तो सॉरी बोल रहे होते हैं, साथ ही वो कह रहे होते हैं कि ये डिसीजन मैंने तब लिया था जब मैं तुमसे मिला नहीं था। वो कहते हैं कि वो अपने पुराने ख्यालात और विचारों से ही अपनी कंपनी को चला रहे हैं, जिसमें रैंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्की लगती थी और इसलिए उन्होंने कभी रैंक का साथ नहीं दिया। और यही रीजन है कि रैंक फिर कंपनी छोड़कर और यहाँ तक कि दादाजी को भी छोड़कर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मॉम और डैड को देखते हैं, जो कि सामान जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी एंगेजमेंट रिंग मिलती है। डैड फिर बहुत ही रोमांटिक होते हुए मॉम को उसे पहना रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उन्हें जिंग की बचपन का एल्बम मिल जाता है और वो रैंक को दिखाते हैं। रैंक भी काफी ज्यादा उनकी मजे ले रहा होता है, बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी मॉम को डैड के छुपाए हुए सेविंग वाले पैसे भी उसमें मिल जाते हैं। डैड तो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और मॉम तो उनकी वाटी लगा देती है। सिंग की फैमिली को देखकर रैंक को अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है कि वो भी उसे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाते थे और उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन रैंक को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं ग्रैंडपा भी उसे मॉम डैड की तरह छोड़कर हमेशा के लिए ना चले जाएं। जिंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों लोग प्यार से बात करने लग जाते हैं। जब पर रैंक को वो रिंग मिल जाती है, वो फटाक से उठा के चुपचाप जिंग को पहना देता है। ग्रैंडफादर के कहने पर सिंग को बार बार उनसे मिलने के लिए राइस नूडल शॉप में जाना पड़ रहा था और इसलिए वो रेनकोट पहनकर जाती है, ताकि राइस नूडल की स्मेल से रैंक को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चल जाए। जहाँ पर ग्रैंडफादर भी उसे बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हीरोइन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो रैंक से ये सब कुछ छुपा जो रही थी। घर आते ही जैसे ही वो उस रेनकोट को छुपा देती है तो हमारा चंट हीरो उसे निकाल लेता है और उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है। जब वो सोचता है कि दाल में कुछ तो काला है और इसका पता उसे लगाना ही पड़ेगा। रैंक की वजह से ही जिंग और उसके मॉम डैड का घर उनसे छिन रहा था और इसलिए रैंक फिर उनका रहने का इंतजाम करने के लिए वो अपना एक फ्लैट देने के लिए बोलता है। लेकिन वो ये चाहता है कि ये बात जिंग और उसके मॉम डैड को पता ना चले, वरना वो उससे फ्लैट नहीं लेंगे और वो उसका रेंट भी बहुत ज्यादा कम रखता है। लेकिन बेचारे रैंक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब जिंग रैंक का फोन चेक करती है और वहाँ का वाईफाई रैंक के फोन से कनेक्ट हो जाता है और वो समझ आती है कि ये सब कुछ इसी ने प्लान किया है और इतना हाई फाई फ्लैट उनको इतने कम रेंट पर इसीलिए मिल रहा था। रैंक से गुस्सा होकर वो वहाँ से जा रही होती है। बेचारा हमारा हीरो बहुत उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार वो मान ही जाती है। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट अपने दादाजी से मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात के टाइम में घर में डैड सारे टूटे फूटे सामानों को ठीक कर रहे थे, ताकि न्यू जो रेंट पे रहने के लिए आए उसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर तभी रैंक उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है, लेकिन फिर डैड उसे समझा रहे होते हैं कि ये सब कुछ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जिंग और रैंक उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर तभी अचानक से मॉम भी टपक जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो रही होती है कि डैड ने रैंक के ऊपर हाथ रखा हुआ है, लेकिन रैंक को तो कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग एक दूसरे को हग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारा चंट हीरो फिर उसी राइस नूडल शॉप पे जाता है, जहाँ के ओनर से उसे पता चल जाता है कि जिंग छुप छुप कर रैंक के दादाजी से यहाँ पर मिलने के लिए आती है। फिर सब कुछ जाने के बाद रैंक फटाक से जाता है अपने दादाजी के ऑफिस में और ग्रैंडपा भी उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनका पोता वापस तो आया है। लेकिन यहाँ पर रैंक उनसे एक शर्त रखता है, मैं वापस तो आ गया हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ग्रैंडपा उससे बिना कोई झगड़ा किए उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम यहीं पर रहो। और साथ ही वो कहती हैं कि जिंग का घर भी अब सेफ है, वो जब तक चाहे वहाँ पर रह सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि बेचारी चेयर बनी हुई थी क्योंकि इसे पनिशमेंट जो मिल रही थी, क्योंकि मॉम को भी पता चल गया था कि जिंग रैंक के ग्रैंडफादर के साथ में मिलकर उनकी सुलह करने की कोशिश कर रही थी और वो भी उनसे झूठ बोलकर। रैंक भी फिर उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट उसे इतनी सजा तो झूठ बोलने की जरूर मिलनी चाहिए। झूठ बोलने के लिए जिंग उससे बहुत सॉरी कर रही होती है, लेकिन रैंक उससे बोलता है कि मैं भी अब तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और तुम्हारी सजा ये है कि जैसे ही मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे बॉडीगार्ड बन के रहना है। जहाँ पर इतनी अच्छी सजा सुनने के बाद तो वही हमारी हीरोइन का दिल ही खुश हो जाता है। जिंग भी फिर एकदम
एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह खुद को रेडी करने लग जाती है। वो बहुत सारे कार के स्टंट सीखती है और सारे वेपन चलाना सीख रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी काम ना हो जो कि रैंक के बॉडीगार्ड को ना आता हो, जिसके चक्कर में बेचारी हमारी सारा को भी पिसना पड़ जाता है। जैसे ही फिर वो लोग ऑफिस जा रहे होती है तो जिंग जिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड के स्टाइल में आती है। वैसे ही ड्रेसअप करके आई होती है, हील पहन के चली रही होती है, लेकिन तभी वो स्लिप हो जाती है। सारे वेपन्स खोल कर वो सबको उनका यूज दिखा रही होती है, लेकिन सब कुछ वहाँ पर गड़बड़ हो रहा होता है। फिर रैंक उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, तुम जैसी हो तुम वैसी बहुत अच्छी हो। जैसे ही फिर वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो सब उनका बहुत प्यार से वेलकम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी एक बुकी अचानक से गिरने वाला होता है तो जिंग जिंग आकर उसे एकदम स्टाइल में घूमते हुए पकड़ लेती है और सारे ऑफिस स्टाफ तो उसे देखकर हैरान ही हो जाता है, काफी इम्प्रेस भी हो जाते हैं सब लोग। जिंग जिंग एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह ही रैंक का एकदम सारा काम कर रही होती है, क्योंकि हमारी झल्ली हीरोइन ने इस जॉब को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। वेल तो फिर जिंग जिंग बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, क्योंकि उसे और कोई काम ही नहीं था और रैंक भी ऑफिस से कहीं बार जाता ही नहीं था, तो इसलिए वो बैठकर स्केचिंग कर रही होती है। जहाँ वो एक पार्सल लेकर मिस पाई के रूम में जाती है, लेकिन मिस पाई तो बिल्कुल उसे भाव नहीं दे रही थी और एकदम स्टाइल में बैठी हुई थी, क्योंकि उसे तो उससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। वो बार बार उसे अपने छोटे बड़े काम करने के लिए बोल रही होती है। फिर वो एक पौधे को शिफ्ट करने के लिए बोलती है, जहाँ पर जिंग जिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो सीजर लेकर इसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं इसे शिफ्ट नहीं करूंगी बल्कि इसे काट दूंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि रैंक की बॉडीगार्ड हूँ। सो गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, जिंग जिंग और मिस पाई की तू में कहाँ तक जाती है, और जिंग जिंग और रैंक की लव स्टोरी का आगे क्या होगा, दादाजी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, और कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, ये मैं आपको अपनी अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए और मुझे ये बात जरूर बताइएगा।